वेलकम। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, आपका सब्जेक्ट है भूगोल ज्योग्राफी। ठीक है, और आपका ये इस थर्ड वीडियो है। हम लोगों ने वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट है सेट 2 का प्ले लिस्ट, सेट 1 का प्ले लिस्ट, वहाँ से जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से मेरा स्टार्ट होगा। क्वेश्चन 35 है कि डेयरी कृषि की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कोई तीन विशेषता का वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो चलिए हम लोग वर्णन करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डेयरी कृषि एक श्रेणी है। ठीक है, डेयरी इसे होगा। ठीक है, डेयरी कृषि एक श्रेणी है जिसमें पशुपालन किया जाता है। ठीक है, और उससे दूध निकालकर बेचा जाता है। देखिए, डेयरी कृषि एक श्रेणी है, इसमें से पशुपालन किया जाता है। ठीक है, इसमें जानवर का पालन किया जाता है और इसमें वही जानवर का पालन किया जाता है जिससे दूध निकाला जाए, या फिर इसमें से अन्य प्रकार के भी जानवर का पालन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हम बता रहे हैं इस हिसाब से कि डेयरी पशुपालन जो दुधारू पशुपालन किया जाता है इसमें। ठीक है, डेयरी कृषि की विशेषता निम्न है, इसकी विशेषताएं निम्न है। पहला, डेयरी फार्मिंग में अग्रणी सभी देशों ने श्रेष्ठ यूरोपीय नस्ल की गायें। देखिए, डेयरी फार्मिंग में क्या किया जाता है कि सभी देशों में से जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, उस नस्ल की गायें, जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यूरोपीय नस्ल की गायें पाल रखी है, जैसे हॉलस्टीन, फ्रांसियन, जर्सी, आयरशायर, ब्राउन स्वी व गॉर्न्स इत्यादि। ये सभी जो है, ठीक है, आपका ये गाय के नस्ल का नाम है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इस प्रकार के गायें होती है, उनका यहाँ पे नस्ल यहाँ पे दिया गया है। चलिए दूसरा विशेषता हम लोग देखते हैं कि इस कृषि में दुधारू पशुओं के स्वस्थ नस्ल या प्रजनन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और जो डेयरी फार्मिंग है इसमें से क्या किया जाता है कि इसमें जो दुधारू पशु हैं उनके स्वास्थ्य और उसके नस्ल या प्रजनन पर विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तीसरा विशेषता है कि डेयरी व्यवस्था में श्रम की अधिक ज़रूरत पड़ती है। जो डेयरी व्यवस्था उसमें श्रम की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गायें एवं अन्य पशुओं की देखभाल मनुष्य ही कर सकता है। देखिए, इसमें इसलिए मनुष्य क्या कहते हैं कि श्रम की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि इसमें रोबोट या मशीन आपका ये सब काम नहीं कर सकता। पशु गाय को देख रेख नहीं कर सकता, इसको देखभाल के लिए मनुष्य ही चाहिए, आदमी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दूध दोहने व उससे परिक्रमित करने का काम मशीन करता है और दूध निकालने का काम कौन करता है? मशीन करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इन कृषि में चारे की फसल या खाद्यान्न उगाए जाते हैं। ये जो कृषि है, ठीक है, डेयरी कृषि है, इसमें से क्या किया जाता है कि पशु को खिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चारा उगाना पड़ेगा, तो फसल या खाद्यान्न लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 55 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 55 नहीं, हम लोग 36 की ओर बढ़ेंगे। 36 क्वेश्चन देखेंगे। तो 36 में है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारक निम्न है। पहला है निरक्षरता। देखिए, लोगों में अज्ञानता। ठीक है, निरक्षर लोग छोटे परिवार का महत्व नहीं जानते। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे वो छोटे परिवार का महत्व नहीं जानेगा। इस कारण से वह निरंतर
संतानोत्पत्ति होते रहती है और करते रहती है, संतानोत्पत्ति करते रहता है, संतान को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो पहला कारण क्या है जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख कारण? निरक्षरता। ठीक है, और दूसरा है आप यहाँ पे देखिए कम आयु में विवाह, कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवार बाल विवाह कर दिया जाता है, जिसके कारण यह दंपति कम उम्र में ही संतति उत्पन्न कर देता है। जिस एक उम्र सीमा के अनुसार उनको संतति का जन्म देना था, लेकिन कम उम्र में शादी होने के कारण वो जल्दी ही संतति या फिर दंपति जो है वो संतान के उत्पत्ति कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट नंबर 2 आपका कि कम आयु में विवाह। तीसरा मृत्यु दर की कमी। देखिए मृत्यु दर की कमी हुआ है क्योंकि आधुनिक चिकित्सा सुविधा के फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी आई है। अभी आधुनिक चिकित्सा बहुत अच्छे तरीके से हो गए हैं, जिस कारण से मृत्यु दर की कमी हो गई है। पहले होता था कि महामारी होता था और महामारी समय समय पे होते थे और साथ में अनेक प्रकार की बीमारी होती थी जिसका इलाज नहीं था, जिस कारण से अधिक मात्रा में मृत्यु होता था। लेकिन अभी सभी बीमारियों का इलाज बहुत जल्द ढूंढ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्न सामाजिक स्तर। और यहाँ पे निम्न सामाजिक स्तर कहने का मतलब है कि हमारे देश की जनता का रहन सहन निम्न स्तर पर निर्धन है। देखिए जैसे में हमारे देश की जो भी जनता है, आधा से अधिक मात्रा में जनता निर्धन है। ठीक है, वह उस बात में विश्वास करती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे, और वो इस बात पे विश्वास करता है कि जितने उनके पास संतान रहेंगे, जितने उनके पास बच्चे रहेंगे, उतने वो अधिक धन का मतलब कि धन कमा सकेंगे। ठीक है, तो ये था आपका जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारक, जो निम्न कारक इसमें से और आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन 37, उसको समझते हैं। क्वेश्चन 37 है कि जल संसाधनों की कमी के लिए कोई 3 उत्तरदायित्व कारकों की व्याख्या कीजिए। जो जल संसाधन की कमी हो रही है उनके 3 कारक बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का। तो जल संसाधनों की कमी के कई कारण हैं। ठीक है, जो निम्न है, बहुत प्रकार के कारण है, लेकिन हम लोग कुछ यहाँ पे लिख रखे हैं। देखिए चलिए देखिए, जल की उपलब्धता में कमी। जल की उपलब्धता में कमी, जनसंख्या वृद्धि एवं सिंचाई के साधनों में वृद्धि के कारण भूमिगत जल का दोहन बढ़ गया है। देखिए इसका संसाधन कैसे कमी हो रही है, क्योंकि देखिए जनसंख्या वृद्धि हुआ और सिंचाई भी अधिक हो रहा है, जिस कारण से जल संसाधन की कमी हो गई है, जिससे भूमिगत जल का स्तर दिनों दिन घटता जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका जल की उपलब्धता की कमी के कारण ये हो रहा है। दूसरा है फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कि जल प्रबंधन के लिए देश में अभी भी पर्याप्त जागरूकता नहीं है। देखिए जल प्रबंधन के लिए अभी भी हमारे देश में क्या है कि जागरूकता नहीं है, लोगों के बीच में जानकारी नहीं है। सरकारी स्तर पर बनी नीति या कानून का प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित नहीं हो पा रहा है, और सरकारी लेवल के ऊपर जो बना हुआ है, नीति बना हुआ है, कानून बना हुआ है, इनका प्रयोग लोगों तक प्रभावपूर्ण नहीं रहा है। यह है कि लोगों के बीच में नॉलेज नहीं है इसके बारे में, या फिर नॉलेज है तो अनदेखा कर देता है। ठीक है, इसीलिए प्रभुत्व नदियों के संरक्षण के लिए बनी योजना निरर्थक साबित हुई, और जो नदी के लिए जो योजना बनाया गया है प्रमुख नदियों के लिए, वो योजना निरर्थक साबित हुए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 हम लोग देखते हैं, जागरूकता एवं जानकारी की अभाव। अभी आप लोगों को हम बताए थे कि जागरूकता एवं जानकारी की अभाव। जल एक सीमित साधन है, हालांकि यह पुनः पूर्ति योग्य है, इससे सुरक्षित एवं शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए जल एक सीमित साधन है, लेकिन इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसका सुरक्षित एवं शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी है, और इस तरह की जागरूकता का अभी देश में अभाव है, और इस प्रकार की जागरूकता का भी हमारे देश में अभाव है। लोगों को अभी समझना पड़ेगा कि जल कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देख लिया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जल प्रदूषण क्या है। भारत में जल प्रदूषण के कोई भी 2 स्रोत का उल्लेख करें। तो चलिए 38 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे है कि जल प्रदूषण जल में अवांछनीय जैविक या अजैविक पदार्थ के मिलने के कारण इसकी गुणवत्ता में गिरावट आने को जल प्रदूषण कहते हैं। जल की गुणवत्ता में गिरावट आ जाता है, ठीक है, उसी को जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के कोई दो स्रोत जो निम्न है। पहला है औद्योगिक अपशिष्ट। देखिए औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि औद्योगिक अपशिष्ट है क्या। भारत में बहुमूल्य खनिज संपदा भरी है, ठीक है, भारत में बहुत मूल्य खनिज संपदा भरी हुई है। इससे आकर्षित होकर यहाँ बहुत उद्योग लगाए गए हैं और ये जो संपदा है, खनिज संपदा है, जिसको देखकर यहाँ पे अधिक मात्रा में उद्योग लगाए गए हैं, ठीक है, कल कारखाने स्थापित किए गए हैं। यह उद्योग से निकलने वाली मलबा या कचरा को नदी में बहा दिया जाता है। जो उद्योग से निकलने वाली कचरा, धूल, गर्दा, मलबा, ये सभी नदी में बहा दिया जाता है, जिससे धातु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। और जिससे धातु की गुणवत्ता में क्या होता है कि कमी आ जाती है, जिससे जल प्रदूषण होता है और जिससे जल प्रदूषण होता है। तो उम्मीद है कि ये औद्योगिक अपशिष्ट जो है ये आपको समझ में आ गया होगा कि जल को कैसे प्रदूषित करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। घरेलू वाहित मलजल, ठीक है, घरेलू वाहित मलजल घरों की गंदगियां, मनुष्य तथा अन्य जीवों के मलमूत्र, अपशिष्ट, खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक आदि को क्या किया जाता है, नाली में बहा दिया जाता है। यही होता है कि घर तरफ जो गांव में है ये सब काम किया जाता है कि घरों की जो गंदगियां हैं नाली में बहा दिया, मनुष्य तथा अन्य जीवों के मलमूत्र और अपशिष्ट खाद्य पदार्थों, प्लास्टिक इत्यादि को क्या करता है कि नदी में बहा देते हैं, नाली में बहा देते हैं। नाली से बहता हुआ और यह नाली नदी से जा मिलती है और नाली से बहता हुआ क्या होता है कि नदी से जा मिलती है और यह पानी का गुण खराब कर देता है। और नदी में मिल जाएगा, नदी से जाके समंदर में मिलेगा या फिर कहीं पे भी मिलता है तो नदी का गुण खराब हो जाता है। नदी का जो जल का गुण है वो खराब हो जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 38 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए 38 समझ में आ गया है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 है कि वर्षा जल संरक्षण की विधियां बताएं। तो चलिए हम लोग इसका विधि देखते हैं, ठीक है। तो वर्षा जल संरक्षण की निम्न विधि है। पहला है बांध बनाकर। जल को कैसे जमा किया जा सकता है, पहला बांध बनाकर। बड़े बड़े बांधों के माध्यम से वर्षा जल को बहुत ही बड़े पैमानों पर संरक्षण किया जाता है, जिन्हें पानी की कमी या गर्मी के महीने में उपयोग किया जाता है। जब पानी की कमी होगा या गर्मी के महीने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये बांध बनाकर वर्षा जल का संरक्षण हम लोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका भूमिगत टैंक। भूमिगत टैंक क्या है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। भूमिगत टैंक है कि भूमिगत टैंक का निर्माण कर भूमि के अंदर में एक टैंक बनाकर जल संग्रहण का बेहतर तरीका है और ये जल जमा करने का सबसे बहुत अच्छा तरीका है। इस प्रक्रिया में वर्षा जल को भूमिगत गड्ढे में भेज दिया जाता है और इसमें क्या किया जाता है कि वर्षा जल को क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर में गड्ढा बना दिया जाता है, जिससे उसमें हम लोग वर्षा जल को भेज देते हैं, जिससे भूमिगत जल की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे भौम जल स्तर जो हम लोग कहते हैं भौम जल स्तर की मात्रा ऊपर उठाती है और बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें वर्षा जल संग्रहण का और तरीका विधि। तो जल संग्रहण जलाशय, देखिए जलाशय कहने का मतलब है यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। जल संग्रहण जलाशय यह साधारण प्रक्रिया है, ये साधारण प्रक्रिया है जिसमें बारिश की पानी को तालाब, ठीक है, तालाब में ले जाकर, झील में ले जाकर, छोटे छोटे जल स्रोतों में जमा किया जा सकता है। इसी को हम लोग जल संग्रहण जलाशय कहते हैं, ठीक है। तो और पॉइंट आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है तो हम लोग वीडियो को यहीं अंत करते हैं। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 39 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 39 तक देख लिया। अब जो क्वेश्चन बच रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 40 और 41, ये दो क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और आपसे हम अलविदा लेते हैं। बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।
जय हिंद।